Hello viewers, I Sushant Sahu, teacher in social studies, welcome you all to class 8 history chapter number 3 and the third chapter ruling the countryside, and we're continuing part 2. So let us start this portion. Okay, so first of all we'll discuss about crops for Europe. Europe in the sense it is one continent. Europe एक continent का नाम है. यूरोपियन मार्केट में कौन सा क्रॉप्स, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड होता था, ज़्यादा ज़रूरत होता था, इसके बारे में हम ध्यान देंगे. द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुडंट ओनली यील्ड रेवेन्यू. वो सोचते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ जो गाँव है, जो विलेजेस है, कंट्री साइड मतलब विलेजेस, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन किया जा सकता है, इसको और कुछ यूटिलाइज किया जा सकता है. इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड. यूरोप में जो भी रिक्वायर्ड होता था, जो भी ज़रूरत होता था, इसको अभी हम गाँव से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं. 3 नंबर पॉइंट में बता रहा है कि द ब्रिटिश फोर्स्ड द कल्टिवेटर्स. जो कल्टिवेटर्स होते थे, जो फार्मर्स होते थे, किसान भाई लोग होते थे, उनको फोर्स किए. तो क्या किया है प्रोडक्शन करने के लिए फोर्स किए? सबसे पहला जो है जूट इन बंगाल, जूट प्रोडक्शन के लिए. टी इन असम, देन सुगर केन इन यूनाइटेड प्रोविंसेस जो कि उत्तर प्रदेश अभी है. डी नंबर में व्हीट इन पंजाब. ई नंबर में कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब. अकॉर्डिंगली एफ नंबर में राइस इन मद्रास. तो ये अलग अलग एरिया में, अलग अलग जगह में ये सब डिमांड किए कि हमको ये प्रोडक्शन चाहिए जो कि यूरोप में डिमांड हो रहा है ज़्यादा. फिर आगे देखेंगे. अब देख सकते हो दो पिक्चर है, दो फिगर है, फिगर नंबर 5 एंड फिगर नंबर 6. पहला वाला फिगर जो है एक कलमकारी प्रिंट है जो कि भारत के लोगों के द्वारा, भारत के आर्टिस्ट लोगों के द्वारा बनाया गया है. दूसरा जो है मोरिस कॉटन प्रिंट जो कि इंग्लैंड का प्रोडक्ट है. इसी द ब्लू कलर विच इज यूज्ड हियर, जो ब्लू कलर इधर यूज हुआ है वो इंडिगो का है. ये देखो, ये मॉडर्न वाला प्रिंट जो है, कॉटन वाला प्रिंट जो है, तो ब्लू कलर का इतना डिमांड था यूरोपियन मार्केट में. ये सबसे ज़्यादा जो ब्रिटिशर्स होते थे वो किसान लोगों को फोर्स करते थे, आप लोग राइस कल्टीवेशन मत करो, वीट मत करो, सिर्फ और सिर्फ इंडिगो ही करो, क्योंकि इंडिगो कल्टीवेशन में, इंडिगो का जो प्रोडक्शन में उन लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था. तो देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स क्या क्या दिया गया है. ये जो कलर का हिस्ट्री है इसके बारे में ये बताया गया है. द ब्लू दैट यू आर सी इन द प्रिंट, जो ब्लू प्रिंट आप देखे उस पिक्चर में, फिगर में, ये एक प्लांट से बनाया गया है जिस प्लांट का नाम है इंडिगो. इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज्ड इन द मोरिस प्रिंट, जो ब्लू डाई यूज हुआ है मोरिस प्रिंट में वो 19th सेंचुरी का है. ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया. तो इंडिया में जो प्रोडक्शन हुआ था उस समय में, जो कि ज़्यादा डिमांड था उस समय में, वो यूज हुआ था वो प्रिंट में. फॉर इंडिया इट वॉज बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट द टाइम. वर्ल्ड में इंडिया से इतने प्रोडक्शन होता था इंडिगो, जो कि टोटल वर्ल्ड में इंडिया का रैंक बहुत आगे था. ओके, सो हियर विल सी दैट व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो. इंडियन इंडिगो में से क्या था जो कि इतना डिमांड हुआ था? सबसे पहले बात करेंगे जो डिमांड, जो इंडिगो प्रोडक्शन होता था वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा प्रोडक्शन अच्छा होता था, जो कि हम मॉडरेट क्लाइमेट होगा, जैसे कि इंडिया का बात हम करें, ट्रॉपिक्स रीजन में वो अच्छा प्रोडक्शन होता था. 13th सेंचुरी के आसपास जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिगो का, ये जो इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, वो लोग जो अपने अपने क्लॉथ्स में जो क्लॉथ यूज करते थे वो यूज करने लगे. तो फ्रांस ने क्या किया, वो भी इंडिगो प्रोडक्शन करने लगा. तो फ्रांस से कहाँ किया, अलग अलग जो कंट्री है, अलग अलग जो रीजन का लोग हैं, वो कैसे कैसे किए, कहाँ कहाँ किए. जिससे कि फ्रांस के लोग जो हैं दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग इंडिगो इन द कैरिबियन आइलैंड्स में. पोर्तुगीज लोग कहाँ किए, ब्राज़ील में. इंग्लिश लोग जो ब्रिटिशर्स जो जामाइका में किए, एंड स्पेनिश लोग जो थे वो वेनेजुएला में किए. तो इंडिगो प्लांटेशन जो रहा ये नॉर्थ अमेरिका भी कहीं कहीं जगह में वो प्रोडक्शन करने लगे. बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी के आसपास द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर. इतना सारे कंट्री अपने अपने जगह में करने के बावजूद भी भारत का जो प्रोडक्शन होता था इंडिगो वो और बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया. ओके, प्लांटेशन एक टर्म है, इसका मतलब क्या होता है, लार्ज फार्म, एक लंबा बहुत बड़ा वाला ज़मीन जो कि ऑपरेट किया जाएगा. प्लांटर जो एम्प्लॉय लोगों को, कुछ मेंबर्स होंगे और जो कॉमन पीपल होंगे, जो फार्मर्स उनको फोर्स करके, वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, लोगों को फोर्स करके ज़बरदस्ती करके उनको काम में लगाएंगे. तो क्या क्या प्लांटेशन किया जाता था? प्लांटेशन में कॉफ़ी प्रोडक्शन किया जाता था, सुगर केन,
टोबाको, शुगर केन मतलब ईख जो होता है, टोबाको आप लोगों को पता है जो इंटॉक्सिकेंट कभी कभी होता है, सुपारी, टी एंड कॉटन। तो ये सारी चीज़ जो हैं जो कि बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ वही क्रॉप्स को ये सब क्या करते थे, प्रोडक्शन ज़्यादा करते थे और इसमें ज़्यादा मुनाफा मिलता था। मुनाफा मतलब प्रॉफिट सबसे ज़्यादा, इसको कोई कोई कैश क्रॉप्स भी कहते हैं, कैश क्रॉप्स, ज़्यादा इकोनॉमी है उसमें। फिर बात करेंगे कि ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। ब्रिटिश का ध्यान भारत के ऊपर इसलिए रहा कि भारत में इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा है, आपको पता है कि कॉलोनियल रूल हमारे भारत के ऊपर चल रहा था, ब्रिटिश लोग हमको शासन कर रहे थे, तो सोचे कि इतना सारा प्रोडक्शन अगर हम ले जाएं तो हम तो बहुत हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो क्या किया, 1788 में इसके आसपास 30% ऑफ द इंडिगो, हमारे देश का जो 30% इंडिगो सारे ले लिए, ब्रिटेन को इंपोर्ट कर लिए। फिर लगभग 1810 के आसपास भारत का 95% इंडिगो ब्रिटिशर्स ले लिए। इसी कितना डेवलप करके वो हमारे देश का लोगों को फोर्स करके, हमारे देश का जो किसान को फोर्स करके, जबरदस्ती करके सब ले लिए। आज इंडिगो ट्रेड ग्रीव, जब इंडिगो ट्रेड ग्रीव हुआ, बढ़ा, तो कमर्शियल एजेंट्स जो थे इंग्लैंड का, ऑफिशियल्स जो थे, वो क्या किए, इन्वेस्ट करने लगे इंडिगो प्रोडक्शन में, बहुत ज़्यादा फोकस किए कि इंडिगो प्रोडक्शन कैसे डेवलप होगा और उनका प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा। बहुत सारे साल के लिए कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे अपना अपना जॉब को छोड़ दिए और सारे से सारे इंडिगो बिजनेस में लग गए। और इसमें क्या हुआ, अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ द हाई प्रॉफिट्स, ये जो हाई प्रॉफिट्स होता था, जो बेनिफिट होता था, उसमें लोग अट्रैक्टेड हो गए कि नहीं, इंडिगो के ऊपर हम ध्यान देंगे, और क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है इसमें। और उसमें क्या हुआ, जो स्कॉट्समैन होते थे, जो इंग्लिशमैन होते थे, ये केम टू इंडिया एंड बिकम द प्लांटर्स बन गए, लोगों को एम्प्लॉय किए, पैसा बिल्कुल नहीं दिए, वो फोर्सफुली लोगों को एम्प्लॉयमेंट किए अपने अपने ज़मीन में, जो ज़मीन में प्रोडक्शन होता था, और उन्हें ध्यान नहीं दिए। अगेन, हाउ वाज द इंडिगो कल्टिवेटेड, इंडिगो कैसे कल्टीवेशन हुआ करता था, कैसे होता था। इंडिगो दो तरीके में कल्टीवेशन होता था, एक है नीज, एक था रोयती। तो नीज कैसा होता था, रोयती कैसा होता था, हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। विद इन द सिस्टम ऑफ नीज कल्टीवेशन, सबसे पहले नीज कल्टीवेशन के बारे में हम बात करेंगे। द प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड्स दैट द डायरेक्टली कंट्रोल, जो डायरेक्टली अपने कंट्रोल में जो लैंड रहता था, जो नीज ओन लैंड में जो इंडिगो प्रोडक्शन करते थे, इसको कहते हैं नीज कल्टीवेशन। नीज मतलब ओन। ही आइदर ब्रॉड द लैंड और रेंटेड फ्रॉम द अदर जमींदार्स, कभी कभी ऐसा भी होता था खुद का कंट्रोल में जो ज़मीन था उसमें करते थे, और कभी कभी जमींदार का जो ज़मीन है उसमें भी रेंट में लाके किया करते थे। देन ही प्रोड्यूस्ड इंडिगो बाई डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर्स मतलब जब बाकी सारे लोगों को लाके वो इंडिगो के ज़मीन में काम करते थे, कराते थे। फाइन। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ करता था। इसमें प्रॉब्लम क्या होता था, द प्रॉब्लम विथ नीज कल्टिवेशन, द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपैंड द एरिया अंडर नीज कल्टिवेशन, क्योंकि ब्रिटिशर्स बार बार वो डिमांड करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो। अरे ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए तो बड़ा ज़मीन चाहिए, तो ये ज़मीन उन लोगों को नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो ज़मीन था, ये जो फर्टाइल जगह जो होता था, फर्टाइल लैंड जो होता था, जो कि इंडिगो कल्टिवेशन के लिए सुइटेबल है, वो उतना ज़मीन अवेलेबल नहीं था, क्योंकि उस मैक्सिमम जगह में तो लोग रहते थे, डेंसली पॉपुलेटेड है, लोग तो रहते थे उसमें, कहाँ करेंगे, और लेबर लोग उतना आसानी से अवेलेबल नहीं थे। सी नंबर पॉइंट बोल रहे हैं। और डी नंबर पॉइंट बोल रहा है कि बहुत सारे लेबर वो बिजी थे अपना राइस कल्टिवेशन में, क्योंकि खाना तो खाना पड़ेगा ना, फिर हम राइस कल्टिवेशन नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे, इंडिगो तो नहीं खा सकते, कलर को, पत्ता को। तो नीज कल्टिवेशन जो होता था, लार्ज स्केल वाज रिक्वायर्ड, एंड जो प्लॉ होता था, ब्लॉक्स होता था, जमीन को कल्टिवेट करने के लिए ये सब रिसोर्सेस का ज़रूरत होता था, तो उतना इजीली अवेलेबल नहीं हुआ था। तो 1 बीघा इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए 2 प्लॉ का ज़रूरत होता था। सोचो जिसके पास 1000 बीघा होगा, बीघा क्या होता है, एक ज़मीन को मेजरमेंट करने के लिए एक क्या कह सकते हैं, मेजरमेंट का टूल होता है। तो इसको यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि हम कहते हैं डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए किलोमीटर बोलते हैं, ऐसे ज़मीन को मेजरमेंट करने के लिए उस समय में बीघा बोला जाता था ब्रिटिशर्स के टाइम में। और इसमें क्या हुआ, इन्वेस्टिंग ऑन ए परचेस एंड मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस करना प्लॉ को, या जो हम प्लॉसेर कहते हैं, जो हल करते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट होता था उस समय में। तो ये रहा नीज का। फिर आएंगे हम रॉयत के बारे में। रॉयत के सिस्टम में क्या होता था, अंडर द रॉयती सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स्ड द रॉयट्स, रॉयत का मतलब जो कल्टिवेटर्स होते थे, जो किसान होते थे, उनको ज़बरदस्ती बोला जाता था, आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, एग्रीमेंट करो, जिसको सत्ता बोला जाता था उस समय में,
और इसमें प्रेशराइज किया जाता था गांव का हेडमैन जो होते थे कि आप लोग जो कॉन्ट्रैक्ट जो हैं आप रोहित की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करो और जितना सारा प्रोडक्शन होगा डायरेक्टली हमको ही आप लोग दोगे। तो जिस जो जो सब साइन करते थे कॉन्ट्रैक्ट में उनको कुछ कैश दिया जाता था एडवांस और कुछ लो रेट में इंटरेस्ट दिया जाता था, मतलब लो रेट इंटरेस्ट का कुछ लोन दिया जाता था और इंडिगो प्रोडक्शन करने के लिए जो लोन होता था, लोन का जो रॉयत लोगों को दिया जाता था उसमें 25% ऑफ द एरिया, उनके पास जितना ज़मीन था, वर्कर्स के पास जितना ज़मीन था, तो ज़मीन का 25% में इंडिगो ही करे प्रोडक्शन करेंगे, वो लिखा होता था उसमें। तो प्लांटर जो होते थे, द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड एंड ड्रिल, सीड देते थे, जो बीज होता था वो देते थे, और ड्रिल करने मतलब कल्टीवेट करने के लिए थोड़ा मदद करते थे। लेकिन प्लांटर्स यूजुअली इंस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल, प्लांटर लोग जो होते थे जो कि इंडिगो प्रोडक्शन को लोगों के द्वारा प्रोडक्शन करवाते थे, वो क्या करते थे, हमेशा बोलते थे कि नहीं इंडिगो ऐसे जगह में होना चाहिए जो कि ज़मीन अच्छा हो, क्योंकि इंडिगो प्रोडक्शन अच्छा होगा, अगर इंडिगो प्रोडक्शन अच्छा होगा तो उनका बेनिफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ये आप देख सकते हैं फिगर नंबर 8, द मेल पीपल, ये बंगाल का एक पिक्चर है, मोस्टली मेल वेयर अपॉइंटेड, बहुत सारे मेल लोग ही एम्प्लॉयमेंट किया जाता था उसमें और अवेलेबल होते थे, बहुत कम देखने के लिए मिला है कि फीमेल लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें। तो ये वर्कर्स हार्वेस्टिंग इंडिगो इन द अर्ली 19th सेंचुरी में, फिगर नंबर 8, इंडिगो का ये जो पत्ता होता है ये पत्ता को ब्लू कलर बनाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फिगर नंबर 9 को जाएंगे, ये एक इंडिगो प्लांट बीइंग ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड्स टू द फैक्ट्री, मतलब फील्ड से वो लाया जा रहा है फैक्ट्री को जाके पहुंचाएंगे और फैक्ट्री में कलर बनेगा। फिगर नंबर 10 आप देख सकते हैं, हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस, इंडिगो प्रोडक्शन कैसे होता था, दिस इज द फैक्ट्री पिक्चर, इसमें बीटर भैट है, कुछ लोग उसमें जो ये मेंबर्स होते हैं, जो लोग होते हैं उसमें उसको प्रोसेसिंग में लगाते हैं और इंडिगो को लेके अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग जो पार्ट्स डिवाइड किया गया है आप देख सकते हो पिक्चर में, फार्मेंटिंग वैट है, ये बटर वैट है, तो यूज किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए फाइनल प्रोडक्ट। 11 नंबर फिगर में आप देख सकते हो, सम ऑफ द फीमेल मेंबर्स ऑल्सो, वुमेन लोग, दे ऑल्सो कैरी इंडिगो प्लांट टू द भेटास और कैसे भैट्स कैसे कहते हैं हम। तो ये सम ऑफ द एरियाज, कुछ कुछ जगह में फीमेल मेंबर्स भी इन्वॉल्वमेंट देखे हैं, लेकिन बस मैक्सिमम जगह में मेल मेंबर्स या मेल मेंबर्स को भी या मेल मेंबर्स को अपॉइंटमेंट दिया जाता था। इसमें एक मेल फिगर है द भैट बीटर, जो कि दिया गया आपके टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो। 13 नंबर पिक्चर, द इंडिगो इज रेडी फॉर सेल, ये अभी फाइनल प्रोडक्ट हो गया है, आप लोग इसमें बक्सा में फॉर्म किया गया है, अब अभी इट इज़ रेडी टू सेल, फाइन। सो अभी बात करेंगे कि ये जो रिबेलियन हुआ, ये जो इंडिगो प्रोडक्शन हुआ, ये कितना दिन तक चला, लोग क्या इतना सारे टॉर्चर को, इतना सारे अनहैप्पीनेस को इसे आसानी से सह जाते थे, नहीं, तो वो भी अपना आवाज़ उठाए, तो क्या किए, मार्च 1859 में थाउजेंड्स ऑफ रॉयल्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, बंगाल में थाउजेंड्स, हजार हजार लोग बोले कि नहीं हम इंडिगो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम ये इसलिए होता था, अगर ये सिर्फ इंडिगो प्रोडक्शन में लगे रहेंगे तो राइस व्हीट अगर ये प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, तो ये एक प्रॉब्लम होता था उस समय, और ब्रिटिशर्स ऑन द सेम साइड फोर्स करते थे नहीं आप लोगों को करना होगा। तो ये जो रिवेलियन स्प्रेड हुआ, रॉयल्स लोग जो थे वो उनका जो रेंट होता था वो पे नहीं किए प्लांटर्स लोगों को, और इंडिगो फैक्ट्रीज में जो था सोड था, जो बो आरो था, धनु तीर जो था, वो सब लेके लड़ाई करने के लिए सब तैयार हो गए, और वोमेन लोग जो थे वो क्या किए, अपना घर में जो सब इंस्ट्रूमेंट था, पॉट हो, पैन हो, किचन का इंस्ट्रूमेंट है, सब लेके रेडी हो गए अपना ब्रिटिशर्स लोगों के साथ, अपना कॉलोनियल रूलर के साथ लड़ाई करने के लिए। डी नंबर पॉइंट में, एज द रिविलियन स्प्रेड द इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कलकत्ता, वो भी इंडिगो डिस्ट्रिक्ट को सब जाके अलर्ट कर दिए और वो लिखे द मिजरी ऑफ द रॉयत लोगों का जो बैड कंडीशन, इसके ऊपर ध्यान दिए, कैसे कैसे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। द टायरिंग ऑफ द प्लांटर्स लोग होते थे जो इंडिगो प्रोडक्शन को बढ़ावा देते थे, वो कैसे वो किस बहुत बुरी तरह से लोगों को ट्रीटमेंट देते थे उसके बारे में बोले। और जो इंडिगो सिस्टम का जो हॉरर सिस्टम है, जो लोगों का जो सपना को, लोगों का जो एक्सपेक्टेशन को कैसे मार दिया जा रहा है, लोगों का जो डिमांड को कैसे प्रेशराइज किया जा रहा है, उसके बारे में वो फोकस किए। और जब महात्मा गांधी रिटर्न किए साउथ अफ्रीका से, ए पीजेंट फ्रॉम बिहार, बिहार का पीजेंट है, वो रिक्वेस्ट किया गांधी जी को विजिट करने के लिए, गांधी जी गए थे चंपारण और देखे इंडिगो कल्टिवेटर्स लोगों का सिचुएशन देखे। महात्मा गांधी विजिट इन 1917 में और बिगिनिंग किए
चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। इंडिगो प्लांटर्स जो थे उनके अगेंस्ट में एक रिवॉल्यूशन शुरुआत की, एक मूवमेंट शुरुआत की है जिसको हम कहते हैं चंपारण मूवमेंट। दिस वाज द प्रोसेस ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन and how the people were treated very harshly by the colonial rulers. So dear viewers, this is all about the chapter. Once again we will meet in the next video, next chapter. Till that, take care of your studies. Thank you all.